तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कैसे अगर अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना है तो कानून के साथ साथ जनता की मदद और पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको एग्जाम्पल देंगे कैसे अरुण गवली गैंग का कुछ ही सालों में तभी सफाया कर दिया गया जब उस समय की सरकार ने ये फैसला लिया कि एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया, इन लोगों की मनमानी नहीं चलने देंगे। और जब एक्शन शुरू हुआ तो उसमें भी बहुत सारे कानूनी दांव पेच खेले गए। एक एक करके अरुण गवली के गुर्गों को पकड़ा गया और कई सारे बड़े जो नाम थे उनको एनकाउंटर में एलिमिनेट भी किया गया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जिसको पुलिस अपनी भाषा में कहती है। बहुत सारे केसों में अरुण गवली गैंग अपने लोगों के एनकाउंटर के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी फैसला अरुण गवली के हक में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ये सिद्ध करने में कामयाब रही कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है। इन लोगों के खिलाफ दर्जनों कत्ल के, इरादाए कत्ल के, एक्सटॉर्शन के, फरौती के, लूट मार के और कई बार कम्युनल वायलेंस के केसेस भी थे। ये लोग समाज के लिए खतरा थे और जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। इसी बेस को लेके ये सारे केस फाइल किए गए थे। आपको बता दें कि एक केस में जो अरुण गवली ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया था, उसमें नागपुर बेंच जो हाई कोर्ट का है उसने एक अच्छा खासा जुर्माना सरकार पे लगाया भी था। तो कैसे हुआ अरुण गवली गैंग का सफाया? इसी अकेले गैंग का नहीं, उसके पहले अमरनाथ नायक गैंग को भी इसी तरह ख़त्म किया गया था। जब पुलिस और सरकार, द रूलिंग पार्टी एंड पावर, एक अकीदा कर लेती है, एक फैसला कर लेती है, या पुलिस के आला ऑफिसर जब डिसीजन ले लेते हैं तो ऐसे क्रिमिनल्स की कोई हिम्मत नहीं होती कि वो इतने खुले तौर पर सरकार को और सिस्टम को चैलेंज कर सके। पहले हमने देखा सरकार का सबसे बड़ा दखल वरदराजन मुडलियार के खिलाफ, जहाँ पे सरकार उसको बचाना चाहती थी। सरकार मीन पॉलिटिकल पार्टी एंड पावर जो कांग्रेस थी, लेकिन उस समय के पुलिस कमिश्नर, उस समय की का मीडिया जिसमें मैं भी शामिल था और उसके साथ जो काम करने वाले ऑफिसर थे, आईपीएस से लेके ग्राउंड लेवल तक के कांस्टेबल तक, बहुत सारे इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था वरदराजन को ख़त्म करने के लिए, जब सरकार उनका साथ नहीं दे रही थी। पुलिस कमिश्नर जूलियो रोबेरो और उनके साथ उस समय के आईपीएस ऑफिसर वाईसी पवार, राकेश मारिया, मीरान चट्टा, उसके बाद जितने और ऑफिसर आए, सुरेंद्र कुमार आए, और इसके साथ साथ जितने भी ऑफिसर उस इलाके में पोस्टेड थे, वो इंस्पेक्टर एमजी राव हों या इंस्पेक्टर एलआर राव हो या विष्णु कुंभार हों, ताही शेट्टी हों, उसके बाद में जितने आए मिस्टर आगहा, मिस्टर सरमालकर, जितने भी ऑफिसर आए और सब इंस्पेक्टर्स, प्रकाश जॉर्ज जैसे लोग, ये सब लोगों ने मिलजुल कर एक टीम की तरह काम किया था और बहुत सारे वकीलों ने प्रो बोनो हेल्प भी की थी। प्रो बोनो जो उन्होंने पैसा नहीं लिया और पुलिस अफसर के खिलाफ जो वर्दा के कारिंदे कोर्ट केस करते थे उन केसेस को लड़ा और मीडिया ने इस पूरी लड़ाई को हाईलाइट किया।
हम 3-4 ही रिपोर्टर थे जो वर्दा के खिलाफ लिखते थे, बाकी तो सब उसके या तो चमचे बने हुए थे या उससे डरते थे। डर भी बहुत बड़ा कारण था। तो खैर ये वही दौर था जब एक बार अंडरवर्ल्ड के साथ लड़ाई करते हुए वाई सी पवार को, उल्लासनगर के एमएलए पप्पू कलानी को थप्पड़ भी मारना पड़ा था। आजकल किसी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत नहीं है किसी एमएलए को थप्पड़ मारने की। इसके पहले कि हम आपको अरुण गवली गैंग की कहानी सुनाएं, आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दें आजकल जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और हरियाणा में हो रहा है कि किस तरीके से गैंगस्टरों को सरकारी दबाव के हेठ झुकना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे, केसों के फैसले जल्दी जल्दी हो रहे हैं, सब केसों का निपटारा करके जेल में भेजा जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, अरेस्ट भी हो रही हैं। इसी तरह का दौर अरुण गवली के खिलाफ भी 1990 से लेकर तकरीबन 2000 तक 10 साल तक चला, जब अरुण गवली के गैंग को बहुत बुरी तरह घेरा गया। और कहीं ना कहीं ये हमला अरुण गवली ने खुद इनवाइट किया था। उसने शिवसेना के बड़े नेताओं को मारना शुरू कर दिया, जयंत यादव और रमेश मोरे, इस किस्म के शिवसेना के लीडर्स को। और जिस केस में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई वो भी शिवसेना का ही कॉरपोरेटर था, जब संदेह का है। अब आपको पहले जो हमारे सहयोगी हैं मुंबई से, पहले भी वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत रिसर्च करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने जो अरुण गवली को लेके शिवसेना के साथ उसके क्या रिश्ते थे, और जब बीजेपी और शिवसेना की साझा सरकार बनती है जिसमें मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं और गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से, तब जो अभियान चलाया गया अरुण गवली और अमर नायक गैंग पे, अमर नायक का किस्सा हम सुना चुके हैं, अरुण गवली को कैसे घेरा गया, कैसे ये लड़ाई शुरू हुई, उसका बहुत बढ़िया एक सटीक रिपोर्ट संक्षेप में उन्होंने हमें भेजी है। पहले आप उस रिपोर्ट को सुन लीजिए। 1993 में बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक स्पीच में कहा था मराठी में, जर तुमचा दाऊद तर आमचा गवळी। इसका मतलब है कि अगर हमारे विरोधियों के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गवली है। लेकिन फिर शिवसेना और अरुण गवली गैंग के बीच दुश्मनियां तब बढ़ी जब अरुण गवली ने शिवसेना के जयंत जाधव, रमेश मोरे और बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए। जेल से बाहर आने के बाद अरुण गवली अखिल भारतीय सेना का प्रेसिडेंट बन गया। एक भरत माथरे था जो कि छगन भुजबल का कॉन्फिडेंट था, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। जितेंद्र दाभोलकर को पार्टी का सेक्रेटरी और आशा गवली को वुमन विंग का प्रमुख बनाया। जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना चाहती थी कि अरुण गवली के क्लाउड को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने अरुण गवली पर एक केस फाइल किया। केस ये था कि उसने नंद्या सावंत और बंड्या नाम के 2 वांटेड क्रिमिनल्स को अपने यहाँ पनाह दी थी, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने एनएसए के तहत डिटेन कर लिया। इस कार्रवाई को प्रोटेस्ट करने के लिए जो मोहन रावले थे, उन्होंने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने लगातार 8 दिन अनशन किया और 8 दिन के बाद अरुण गवली की जो माँ थी, उनके हाथ से जूस पीकर मोहन रावले ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अरुण गवली पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ आशा गवली ने नागपुर कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया। कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया और कार्रवाई करते हुए बॉम्बे पुलिस के ऊपर फाइन लगा दिया। इसके बाद अरुण गवली ने अपने पार्टी की तरफ से हुतात्मा चौक आजाद मैदान के पास एक बड़ा सा मोर्चा ऑर्गेनाइज किया। उस वक्त उस मोर्चा में तकरीबन 2 लाख लोग शामिल हुए थे। इस मोर्चा के तुरंत बाद एशियन एज न्यूज़पेपर में रिपोर्टर आनंदिता रामास्वामी ने लिखा कि इस मोर्चा पर गवली ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया उस वक्त खर्चा किया था, लेकिन उसने अपना सारा पैसा इस मोर्चा के लिए इन्वेस्ट कर दिया और उसने अपने गैंग मेंबर्स को कुछ भी नहीं दिया। एशियन एज में इस न्यूज़ के आने से गवली के गैंग मेंबर्स बहुत गुस्से में थे। मोर्चा के ठीक 2-3 दिन बाद आनंदिता रामास्वामी जब न्यूज़ कवर करने दगड़ी चाल पहुंची तो गवली गैंग के कुछ मेंबर्स ने उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया और उनको जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद आनंदिता रामास्वामी ने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद विजय सालास्कर ने दगड़ी चाल से
अरुण गवली, राजू कमलाकर शिरसाट और सुरेश भास्कर, इन तीनों को अरेस्ट किया था। बाद में 7 दिनों के बाद गवली को छोड़ा गया था। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरीके से एक वो समय जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि अरुण गवली हमारा आदमी है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। इतना स्नेह प्यार मोहब्बत थी उनको अरुण गवली के साथ। लेकिन 2-3 साल में इक्वेशंस कैसे बदली। अरुण गवली ने जो बड़े सपने लेने शुरू किए, पॉलिटिकल विंग बनाने की कोशिश की और बनाया, 3 कारपोरेटर भी जीत के आगे, खुद एमएलए भी बन गया, लेकिन पुलिस ने उसको असेंबली हॉल में घुसने नहीं दिया। कैसे उसको बार बार एनएस से लगा के तड़ी पार करके या उसके ऊपर केसेस में उसका रिमांड लेके उसको जो बंद करना शुरू किया, वो सिलसिला आज तक चालू है। बहुत बार ऐसे हुआ जब लगता था कि अब बहुत जल्दी इसकी तकलीफ़ें ख़त्म होगी, लेकिन वो मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई और अरुण गवली को बार बार जेल जाना पड़ा। हालत यहाँ तक हो गई कि उसके पास पुराना कोई भी आदमी नहीं बचा था। बहुत से लोग छोड़ के चले गए, इससे किनारा कर लिया, रिश्ते नहीं तोड़े लेकिन इसकी एक्टिविटी से दूरी बना ली, जिनमें सुनील घाटे और एक और आदमी था जो बाद में वो प्रीस्ट बन गया था, क्रिश्चियन था और वो प्रचार करने लग गया, लेकिन अरुण गवली का पीछा छोड़ दिया। जैसे जैसे कुछ खास लोग छोड़ के जाने लगे तो अरुण गवली की डिपेंडेंस अपने घर वालों पे ज़्यादा होने लगी। अपने भाई, अपने साले, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, इनको आगे बढ़ाना शुरू किया और पॉलिटिकल एम्बिशंस में इतना पैसा खर्च कर दिया कि एक समय ऐसा आया जब अपने सिपा सालारों को महीना का खर्चा देने के पैसे नहीं बचे थे। और वो दौर था जब एक्सटॉर्शन ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा शिकायत आने लगी और पुलिस को एक बार फिर अरुण गवली के खिलाफ शक्ति प्रयोग करने की नौबत आई, क्योंकि बॉम्बे पुलिस कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर लोकल दादा आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या लोग पुलिस की जगह अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे तो पुलिस का रुआब ही कम नहीं होता, बल्कि उनकी आमदन भी जो ऊपर की कमाई होती है वो भी काफ़ी हद तक चोट पड़ती है उसको भी। तो पुलिस कभी नहीं चाहती कि कोई आदमी इतना बड़ा हो जाए जो उनको नीचा दिखाने लगे। तो ये एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है, बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस है। अंडरवर्ल्ड जितना पावरफुल होगा उतना पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कमज़ोर होगी। जितनी पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मजबूत होगी उतना अंडरवर्ल्ड कमज़ोर होता चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मुंबई में ख़ास तौर पे हुई है, जहाँ जब जब अंडरवर्ल्ड ने अपना सर उठाने की कोशिश की, मुश्किल हो देर हो, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको कहीं ना कहीं काबू किया। जब पुलिस कमज़ोर हुई तो पॉलिटिकल पार्टी और अंडरवर्ल्ड मिल जाते हैं। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। 2 किस्म के कॉम्बिनेशन चलते हैं अंडरवर्ल्ड के, एक पुलिस प्लस क्रिमिनल्स। पुलिस प्रोटेक्शन जब क्रिमिनल्स को मिले तो वो पुलिस के साथ मिल के काम करते हैं और जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं, जो उससे आमदनी होती है, उसको मिल बैठ के बांट लिया जाता है। अगर पुलिस स्ट्रांग हो जाती है तो ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का दामन जा पकड़ते हैं, पॉलिटिशियन पुलिस के ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर पूरी की पूरी जो कमाई है वो पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड मिल के बांट लेता है। उसके बाद कई बार पुलिस मजबूर हो जाती है, लेकिन कुछ और ऐसे ऑफिसर समय समय पर आते रहे जिन्होंने
पॉलिटिशियंस को उनका रास्ता दिखाने की कोशिश की और कामयाब भी हो जाते थे, जिनमें अरविंद इनामदार हुआ या अमरजीत सिंह समरा हुए या इस किस्म के मंडौन साहब हुए या के सराफ हुए। इस किस्म के ऑफिस बहुत सारे हैं, अभी नाम इमीडिएटली याद नहीं आएंगे, लेकिन इन ऑफिसर्स ने एक अपने स्टाफ के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए पॉलिटिशियन से भी पंगे लिए। इसी दौर में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार आती है, उसने आके फिर जब नए सिरे से पुलिस को कंट्रोल करना शुरू किया, एक एक करके पुलिस कमिश्नर की ताकतों को कम कर दिया गया। एक ज़माना ऐसा आया कि सब इंस्पेक्टर तक की बदली होम डिपार्टमेंट करने लग गया, जहां एक ज़माने में रबैरो और उसके ज़माने में डीसीपी तक की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पुलिस कमिश्नर किया करता था। आईपीएस ऑफिसर हो या स्टेट कार्डर का ऑफिसर हो, डीसीपी लेवल का ऑफिसर बाहर से ट्रांसफर होकर मुंबई में आता था, उसको पोस्टिंग कहाँ देनी है उसका फैसला पुलिस कमिश्नर किया करता था। उसके बाद ऐसा ऐसा पॉलिटिशियन ने वो ताकत वापस ले ली डीसीपी की पोस्टिंग की। उसको बाहर से ऑर्डर आ जाता था, इसको कौन सा जोन देना है, कौन सा एरिया देना है। उसके बाद एसीपी की पावर वापस ले ली, वो भी होम डिपार्टमेंट के पास चली गई। फिर सीनियर इंस्पेक्टर की ले ली। ऐसा अब मेरा ख्याल पुलिस कमिश्नर के पास सब इंस्पेक्टर और हवलदार की ट्रांसफर करने की पावर है, बाकी सब मंत्रालय अमीन सेक्रेटेरिएट में पॉलिटिशियंस के हाथ में पहुंच गई। अब कुछ ऑफिसर भी कम बचे हैं जो आवाज़ उठाएं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड भी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए शायद पॉलिटिशियंस को लगता है कि पुलिस की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़ाई आज भी जारी है। खींचातनी, पावर सेंटर्स वो अभी भी चल रहे हैं। आपने देखा बीच में कहते एक एपीआई को, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीआईए यूनिट का इंचार्ज बना दिया, जो पोस्ट एक आईपीएस अफसर की पोस्ट होती थी। जब सचिन वजय को लगाया गया परमवीर सिंह के ज़माने में, तो इस किस्म का जो रसातल आता है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, उससे पुलिस को बहुत नुकसान होता है। शायद इसीलिए जो एक ज़माने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इतने खूंखार नज़र आते थे, बाद में एक एक करके जो उनको निराशा देखनी पड़ी, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं सीनियर का कंट्रोल खत्म हो रहा था और ये लोग अपना अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके जो कमाइयाँ करते थे वो हावी होने लगा। पॉलिटिशियन को दरकिरार कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के राज भी इन पुलिस वालों के पास थे और कोई भी पॉलिटिशियन अपने जो उसके सफ़ेद कपड़े हैं उन पे दाग नहीं लगने देना चाहता। उसी बात का फ़ायदा इस किस्म के जो चालाक और बड़े पहुँचे हुए ऑफिसर थे, उनको बहुत लंबा समय मिल गया अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए। तो दोस्तों, आज के दिन में अरुण गवली एक बार फिर बाहर आने की तैयारी में है। फिर एक बार इलेक्शन सर पे है और हर पॉलिटिशियन उसके दर पे दस्तक दे रहा है कि आपका जो आपके इलाके में असर रसूख है, वो जो वोट है वो आप हमें दिलवाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। अब पुलिस को पीछे करके एक बार फिर पॉलिटिशियन आगे आ गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा और आपके साथ इसी तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें, कहानियाँ, किस्से लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।